नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी कुछ दीन दुनिया की बातें। आज क्या घटना घटी है, भारत के सीएजी कौन बदले हैं, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं की। तो ऐतिहासिक बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु ये है कि 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। आज ही के दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे कि राष्ट्रीय बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। 1981 में भास्कर उपग्रह जो है छोड़ा गया था और ये भारत का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए किसका, तो आप कह सकते हैं कि ये भारत का उपग्रह है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो ये कह सकते हैं पोली उमरीगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक लगाया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर जिसके द्वारा पहला दोहरा शतक लगाया गया हो उसका नाम क्या है, पोली उमरीगर। इसके अलावा भारत में बहुत सारे खिलाड़ी आए जिन्होंने दोहरे शतक लगाए हैं। 1989 में बबीता कुमारी फोगाट, जिसको बबीता फोगाट के नाम से जाना जाता है, भारतीय पहलवान 2014 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। इनका आज ही के दिन जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सबसे पहले बेहतरीन से क्वेश्चन पर आते हैं। तो मृत सागर जो खबरों में था किन दो देशों के बीच है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मृत सागर किन दो देशों के बीच है। आपको दिख रहा होगा कि यहां है जॉर्डन और यहां है इजराइल। जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपका जो देश है और जो सागर है उसका नाम क्या है, मृत सागर है। आपको मैं बता दूं कि मृत सागर इसका भले से ही नाम है पर ये एक प्रकार की क्या है, झील है। मृत सागर जो है वो क्या है, एक प्रकार की झील है। दुनिया के सबसे खारी झीलों में से ये एक झील है। मैं आपको बता देता हूं, मृत सागर जिसे साल्ट सी भी कहा जाएगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका पूर्वी तट जॉर्डन में है और पश्चिमी तट इसका इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच विभाजित है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पूर्वी तट इसका इधर है, ये पश्चिमी तट इसका ये रहा। दुनिया भर के सबसे नमकीन जल निकाय में से एक है और इसकी लवणता 34.2% है। ठीक है, इसकी लवणता के बारे में आपने सुन ही लिया। झील का कोई निकास नहीं है, इसके पानी का मुख्य रूप से वाष्पित हो जाता है और शैवाल और सूक्ष्म जीवों को छोड़कर जीवन रहित हो जाती है। मतलब ये क्या है, इसके पानी का कोई भी निकलने का स्थान नहीं है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, इसका पानी जो है वाष्पित हो जाता है और इसके जो जीव जंतु हैं उन ये जो पूरा जो सागर है या झील है ये बिना जीवों के हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है, इसीलिए इसको जो नाम दिया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्या, मृत सागर। इसकी ज्यादा लवणता होने की वजह से इसमें जब हम नहाने जाते हैं तो इसमें डूबते नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं अगला एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लगातार तूफान आ रहे हैं, हर एक तूफान से आपको मैं अपडेट करा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि इन दिनों भारत में उष्ण मौसम चल रहा है। अमेरिका की बात करें तो उधर के क्षेत्रों में और आपका कुछ एरिया जो एशिया का है वहां पर गर्मियां चल रही हैं। तो वहां इस समय जो आपके ये तूफान आ रहे हैं वो उष्ण कटिबंधीय श्रेणी के तूफान हैं। हम बात करें कि हाल ही में एक सुपर टाइफून मैन यी, सुपर टाइफून का नाम क्या है, मैन यी, किस देश को प्रभावित किया। तो मैन यी की अगर बात करें तो मैन यी तूफान जो है फिलीपींस में आया है। इस साल आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तूफानों में एशिया में जापान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित रहा है। जापान के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, जापान तो सरवाइव कर जाता है, फिलीपींस के पास इतनी सारी चीजें नहीं है। तो फिलीपींस इस साल 4 उष्ण कटिबंधीय तूफानों से टकराया है और बहुत ही बड़ी 3 तूफानों से उसको हानि हुई थी और अब चौथी हानि जो है उसको इस तूफान के द्वारा होगी जिसका नाम क्या है, मैन यी। बात करते हैं मैन यी के बारे में। तो मैन यी की जो हवाओं की गति थी वो 195 किलोमीटर पर घंटा और इसमें पूरी तरह से कैटडुआनेस प्रांत को प्रभावित किया। कैटडुआनेस प्रांत में तो इसने तबाही मचा दी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इस तूफान के कारण कम से कम 3 ग्रामीण लापता हो गए, घर लोगों के नष्ट हो गए, बड़े पैमाने पर वहां पर क्या हो गई, बिजली गुल हो गई।
सभी बिजली के पोल जितने भी थे वो सब उखड़ गए। इसके अलावा मैनी ने 5 तूफानों के कारण, मैनी से आए पहले 5 तूफानों के कारण और भी ज्यादा स्थिति जो है वो क्या हो गई, यहां बदतर हो गई। पहले जो तूफान आए थे एक तो उनसे स्थिति खराब हुई पड़ी थी, और अब इसने जो है रईसी कसर पूरी कर दी, तो फिलीपींस पूरी तरह टूट चुका है। फिलीपींस में कुछ आए महत्वपूर्ण तूफान की अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण तूफान है वो कौन से हैं, तो हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रामी यहां पर आया है, एक तूफान और आया जिसका नाम है पोंग, और एक तूफान आया जिसका नाम है तोराजी। फिलीपींस में टाइफून नीका के नाम से, तोराजी को टाइफून नीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, किसके नाम से, नीका के नाम से इसको जाना जाता है। फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए कहां पर है तो आप बता सकते हैं फिलीपींस मनीला में है। 3000 से ज्यादा प्रकार के यहां पर चावल की प्रजातियां हैं। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो बोंग मार्कोस यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मुद्रा फिलीपींस पेसो है। और फिलीपींस, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर देंगे कि किस संगठन का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। ये मैं कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ा चुका हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं किस आपके संगठन का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, ये आप कमेंट में मुझे बताओगे। जो बताएगा मैं उसको कल नाम लेकर अगली क्लास में बताऊंगा कि हाँ इस बच्चों ने जो है इसका आंसर दिया था। ये देखो आपको बिल्कुल अलग तरीके की एक प्रजाति, ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई छिपकली हो, पर ये छिपकली नहीं है। छिपकली के जैसा दिखने वाला क्या है, मगरमच्छ है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति काओबैंग मगरमच्छ न्यूट किस देश में खोजी गई है। मतलब मगरमच्छ की एक नई प्रजाति है जिसका नाम क्या है, न्यूट। ठीक है, ये प्रजाति किस देश में खोजी गई है, तो आंसर आपके सामने है, ये प्रजाति खोजी गई है वियतनाम में। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में वियतनाम और चीन मगरमच्छ के पालने का क्या करते हैं, काम करते हैं। मगरमच्छ के जो खाल है उसका चमड़ा बनता है, तुम जानते ही हो दुनिया में सबसे महंगे चमड़ों में से एक है। जितने भी जो बड़े बड़े ब्रांड है जैसे आपके गुच्ची है या इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके सारे जो चमड़े का प्रयोग जो है वो मगरमच्छ के चमड़े का प्रयोग जो है किया जाता है। अब इसमें मैं आपको और बता देता हूं सारी चीजों में। तो काओबैंग मगरमच्छ न्यूट या इसको जो है टाइलोटोट्रिन कोलियांसिस जो है इसका नाम दिया गया है। वियतनाम में ये पाई जाने वाली एक नई प्रजाति है जिसको खोजा गया है। 3300 फीट से अधिक ऊंचाई पहाड़ी वाले एरिया पर ये वाला मगरमच्छ पाया जाता है। जंगलों में रहता है और सूखे और बरसात दोनों मौसमों में ये सरवाइव कर सकता है। ज्यादातर जो मगरमच्छ होते हैं वो क्या करते हैं, बरसात के मौसम में सरवाइव करते हैं, पर ये प्रजाति जो है ये सूखे और किसमें, आपके सूखे और बरसात के दोनों तरह के मौसम में सरवाइव कर सकता है। मध्यम आकार के न्यूट लगभग 5 इंच लंबे होते हैं, मोटे खुरदुरे शरीर और मगरमच्छ जैसी गांठदार त्वचा वाले ये होते हैं। बात करते हैं तो ये तालाबों में प्रजनन करते हैं और चट्टानों के नीचे जो है जब इनको पकड़ने जाते हैं तो जो भारी चट्टानें होती हैं उसमें छिपने की कला इनके अंदर है। अगर बात करें इनके वंश का नाम तो आप कह सकते हैं कि एशियाई सैलामेंडर वंश के ये हैं। ठीक है, वंश जरूर ध्यान रखना, इनका एशियाई सैलामेंडर वंश इनका नाम है। वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग और राष्ट्रपति वी वॉन थुआंग। ठीक है, वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम की जो मुद्रा है वो हनोई है, सॉरी, और मुद्रा जो है वो डोंग है, राजधानी जो है वो क्या है, हनोई, और राष्ट्रपति जो है वो वी वॉन थुआंग यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। अगर अगले क्वेश्चन पर आए तो ICRI सेट ने पुनर्योजी कृषि संग्रह का शुभारंभ किया है। तो ICRI सेट के द्वारा किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है।
तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें जो चेहरे हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध चेहरे हैं, उड़ीसा के। उड़ीसा राज्य के द्वारा इसको क्या किया गया है, अभी पुनर्योजी कृषि का जो ICRI सेट जो है लॉन्च किया गया। मैंने आपको कल बताया भी था, भारत में दुनिया के पहले सुनामी प्रूफ गांव, तूफान प्रूफ गांव जो है वो कहां बने हैं, उड़ीसा में ही बने हैं। थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकार और भुवनेश्वर में श्री अन्न और भूले हुए खाद्य पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की गई है और इस संगोष्ठी के दौरान पुनर्योजी कृषि का एक संग्रह लॉन्च किया गया है। साथ ही में ध्यान रखना है कि कार्बन क्रेडिट परियोजना का यह हिस्सा है। ये मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधता और जलवायु लचीलेपन जैसी स्थायी प्रथाओं पर क्या है, केंद्रित है। साथ ही में यह ध्यान रखना है कि ICRI सेट की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है आप समझो, तो इसका उद्देश्य है जो किसान हैं उनकी आजीविका को ऊपर उठाना और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। दरअसल हमारे देश की एक बड़ी समस्या ये है कि जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को इग्नोर कर कर खेती कर रहे हैं। तो सरकार, आपको पता ही होगा, 2022 से पहले श्री अन्न के बारे में कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न का कॉन्सेप्ट लेकर आए और पूरी दुनिया को श्री अन्न से रूबरू कराया। अब उसी के तहत कार्यक्रम और बढ़ाए जा रहे हैं। भारत सरकार का प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से जो किसान हैं जिनकी आय न्यूनतम है उनको बढ़ाया जाए और उनकी आय को बढ़ाने के बाद उनको ऐसी कृषि सिखाई जाए जिससे पर्यावरण जो है प्रदूषित ना हो और उनकी भूमि की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, वो नष्ट ना हो। ये जो है इसलिए जरूरी है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। यहाँ के अगर बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। अगर राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट यहाँ की अगर बात करें तो 21 है। विधानसभा सीट जो है 147 है और 33 जो विधानसभा सीट हैं ये ध्यान रखना है कि यहां पर आरक्षित है। 33 विधानसभा सीटें जो हैं यहां पर क्या है, आरक्षित हैं। क्लियर है बात? 33 विधानसभा सीट SC ST के लिए यहां आरक्षित है। अगला एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार आपका MTS पेपर में आया था 2022 में। इस बार MTS का तो हो चुका है, पर मैं ये कह रहा हूं कंफर्म कि RRB के जो NTPC के पेपर हैं आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज पुरुष वर्ग खिताब किसके द्वारा जीता गया है? चेहरा फोटो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस समय विश्व के प्रथम या विश्व विजेता आप कह सकते हैं, विश्व विजेता शतरंज खिलाड़ी हैं। और अगर नाम आपको बताया तो नाम है इनका मैग्नस कार्लसन। बहुत बार, जितनी बार भी मैंने आपको करंट में जिक्र दिया है, अगर बात करें शतरंज का, तो शतरंज में हर बार इस साल मैग्नस कार्लसन का जिक्र जरूर आया है, क्योंकि इस समय विश्व के नंबर 1 अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो कौन है? मैग्नस कार्लसन है। भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए 5 विश्व विजेता, 5 विश्व कप जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? विश्वनाथ आनंद है। और सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले डी गुकेश हैं। कैटरीना लैग्नो की अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि महिला वर्ग में, किसमें? महिला वर्ग में अगर टाटा स्टील शतरंज वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में इन्होंने पुरस्कार जीता। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? पुरस्कार जीता। दोबारा से मैं सारी चीजों को एक बार फिर बता देता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन अगर रह रहा हो तो वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट को मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया। इन्होंने इसमें 13 अंक हासिल किए।
ग्रैंड मास्टर कैटरीना लैग्नो ने 2014 में महिला ब्लिट्ज जो है जीता, महिला वर्ग में जो है किसके द्वारा, कैटरीना लैग्नो के द्वारा ये जीता गया। कार्लसन इस इवेंट में दूसरी बार ये दोहरी जीत है, इससे पहले इन्होंने 2019 में भी इस टूर्नामेंट को जीता था। इसके अलावा खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी, आर प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। भारत ने विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप में 28 पदक भी जीते हैं, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर और पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शतरंज की खोज कहां हुई, तो शतरंज की खोज जो है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि शतरंज की खोज दुनिया में सबसे पहले भारत में हुई और इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अगला भारत के नए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, CAG से क्वेश्चन आया है, मैं लिख के कह सकता हूं कि ये पेपर में आपके मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? अगर ये बात आपसे पूछी जाए तो आपको पता होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू का अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर कार्यकाल जो है इनका पूरा हो चुका है, इनका कार्यकाल क्या हो चुका है, पूरा हुआ है। इसके बाद अगर तुहिन कांत पांडे की बात करें तो ये इस समय हमारे वित्त सचिव हैं। और अगर आपसे और पूछा जा सकता है तो राजेश कुमार सिंह, ये हमारे क्या हैं, रक्षा सचिव है। ये कौन है आपके? रक्षा सचिव। और के संजय मूर्ति जो हैं ये हमारे इस साल क्या बने हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं। तो आंसर आ गया के संजय मूर्ति, फोटो में आपको के संजय मूर्ति दिख रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो आर्टिकल 148(1) के तहत भारत के CAG की नियुक्ति की जाती है और ये आर्थिक मामलों का विभाग या वित्त मंत्रालय के अधीन रहकर क्या करते हैं, काम करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें और तो 20 नवंबर में गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, अगर ये पूछा जाए तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा उस समय तक ये अपने कार्यकाल में बने रहते हैं। अगर बात करें निष्कासन तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है। अगर बात करें इसकी नियुक्ति तो बात करेंगे नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये बात क्लियर हो गई, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो साइबर सुरक्षा की मजबूती के लिए अगर देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा कितनी डिजिटल अरेस्ट वाली घटनाएं कितनी आ चुकी हैं कि तुम्हें फोन आता है, फोन आने के बाद आपसे कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, आपको अपने घर में ही रहना है, मोबाइल फोन बंद कर देना है, आपके पास जो OTP आएगा उससे आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी, आपके ऊपर कौन सा केस लगा है, क्या धाराएं लगी है, सारा कुछ एक फेक प्रोसीजर के तहत एक आदमी को जाल में फांस लिया जाता है और उससे पैसे लूट लिए जाते हैं। ऐसी हजारों लाखों घटनाएं भारत में आ चुकी हैं और इन सारी घटनाओं से बचने के लिए अब क्या किया जा रहा है, नेशनल साइबर सुरक्षा घटनाक्रम प्रतिक्रिया अभ्यास, ये जो है क्या किया गया है, अभी शुरू किया गया है। क्लियर है? नेशनल साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना और आधुनिक साइबर खतरों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पेशेवरों को तैयार करना इसका उद्देश्य है। आयोजन की अगर बात करें कि इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किसने किया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जिसको आप RRU के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर इस अभ्यास का आयोजन करवाया। ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि भारत में जो लोग हैं अपने आप को टेक्निकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, तो वो अपने उस टेक्निकल स्ट्रॉन्ग से वो वीक ना हो जाएं, उन सभी को जागरूक करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। इसी में थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता दूं, अगर आपको डाउट रह रहा हो, जैसे कोई अच्छे RAS PCS एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होगा, IT और OT प्रणालियों पर साइबर हमलों के लाइव फायर सिमुलेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से उनको लाइव फायर में रखकर हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उच्च दबाव वाले परिदृश्यों में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए रणनीतिक निर्णय लेने का इसमें अभ्यास करवाया गया है। इसके अलावा जो CISO कॉन्क्लेव में पैनल चर्चा और प्रवृत्ति अन्वेषण जो है इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। भारत की साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी में नवीन समाधानों का प्रदर्शन किया गया है और साथ ही में नेतृत्व, सहभागिता और क्षमता के निर्माण की इसमें पहल की गई है कि आपके नेतृत्व के, आपका जो नेतृत्व है वो किस जो है कितनी मजबूती का है, उसके ऊपर इसमें बात की गई है। अगली बात करें तो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 को किस राज्य के द्वारा जीता गया है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में आने लायक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 को किसके द्वारा जीता गया। मैंने अभी आपको एक राष्ट्रीय पैरा आपकी तैराकी चैंपियनशिप के बारे में बताया था, तो उसका आयोजन मैंने आपको पढ़ाया था, उसका आयोजन कहां हुआ था, गोवा में। अब ये क्वेश्चन है कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ, तो सॉरी ये किस राज्य की टीम ने जीता है, तो ये जीता है किसने, पश्चिम बंगाल राज्य की टीम के द्वारा इसको जीता गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि पूरे भारत के तैराकों ने इसमें क्या किया है, शानदार प्रदर्शन किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया गया। नई दिल्ली में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसका आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि USFI के द्वारा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। मैं आपको बता दूं कि भारत को सबसे पहला जो पैरा ओलंपिक पदक मिला था, भारत को सबसे पहला पैरा ओलंपिक गोल्ड अगर मिला है तो वो किस में मिला है, तैराकी में मिला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बता दूं तो एक आता है मिस्टर फिश या फ्लाई फिश किसको कहा जाता है, तो USA के एक तैराक है जिनका नाम क्या है, फिलिप को क्या कहा जाता है, फ्लाई फिश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फिलिप को फ्लाई फिश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, फ्लाई फिश के नाम से फिलिप को जाना जाता है। अगला प्रमुख टीम की बात करें तो इसमें पहले 1 नंबर पर जो है आपकी आई है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर आई है आपकी कर्नाटक, तीसरे नंबर पर आई है इसमें कौन, आपकी उत्तराखंड, चौथे नंबर पर हरियाणा, 5वें नंबर पर महाराष्ट्र, छठे पर मणिपुर। ठीक है, तो ये जो है इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। और 7वें नंबर पर जो है वो कौन आई है, दिल्ली आई है। तो इसमें 6-7 नंबर तक जो एक तो मेजबान दिल्ली कौन से नंबर पर आई है ये ध्यान रखना है। टॉप 3 तो ध्यान रखनी है, कई बार हरियाणा से भी पूछ सकता है, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय लेवल के जो गेम होते हैं, इन सभी राष्ट्रीय लेवल के जो गेम होते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा जो पदक जीतने वाली टीम होती है वो कौन सी होती है, हरियाणा होती है, आपको पता ही है। तो इसलिए हरियाणा महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश में नए संविधान को मंजूरी दी गई है। देखो हमारा संविधान दिवस भी निकट ही आ रहा है, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो एक अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये एक पश्चिमी देश है और इस पश्चिमी देश का नाम है गैबून। इस गैबून देश में क्या हुआ है, गैबोन या गैबून देश कह सकते हैं, गैबोन देश में नए संविधान को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल 2 साल से यहां पर स्थिति उठापटक वाली चल रही थी। यहां पर 55 साल से लगातार एक राजवंश का शासन चल रहा था। अब उस राजवंश के शासन को समाप्त करने के लिए गैबोन में क्या चल रही थी, कुछ घटनाएं हो रही थी। तो उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये रखा गया है कि गैबोन जो है क्या होगा, नया
क्या करेगा यहाँ संविधान, गैबोन जो है नया संविधान जो है गैबोन में बना है, ये वाली बात ध्यान रखना, नया यहाँ पर क्या बना है, संविधान बना है। पूरी बात मैं अगर बताऊं तो इसमें यह है कि यहां पर 91% मतदाताओं ने नए संविधान को क्या कर दिया, मंजूरी दे दिया। यहां पर वोटिंग कराई गई, क्या लोग नया संविधान चाहते हैं, तो 91% लोगों ने यह माना कि हाँ हम नया संविधान चाहते हैं, इससे हमारे देश में डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। संविधान का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो 55 साल के वंशवादी शासन को समाप्त करना और एक लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार को फिर से स्थापित करना है, ये इसका उद्देश्य है। गैबोन के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, कुछ संवैधानिक परिवर्तन क्या हुए हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले परिवर्तन की बात करें तो राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल की जो सीमा है 7 साल है। अधिकतम एक आदमी 2 बार 7 साल की अवधि तक राष्ट्रपति बन सकता है। वंशवादी शासन का अंत कर दिया गया है और उत्तराधिकार को यहां पर शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को सुपर पावर बनाया गया है, प्रधानमंत्री को सुपर पावर नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री की भूमिका समाप्त कर दी गई है। नया संविधान प्रधानमंत्री के पद को हटा देता है और राष्ट्रपति के हाथों में पूरी की पूरी शक्ति स्थानांतरित कर देता है। ये सिस्टम जो अपनाया है बिल्कुल जो है अमेरिका की तरह अपनाया है और इसका उद्देश्य यह है कि लंबे समय से चले आ रहे बोंगो परिवार के नेतृत्व में, यहां जो है बोंगो साम्राज्य है, बोंगो नाम की एक जाति है जिसका जो है साम्राज्य यहां पर चल रहा है, तो बोंगो साम्राज्य को समाप्त करना इनका उद्देश्य रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो गैबोन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। गैबोन की राजधानी क्या है, गैबोन की मुद्रा, क्योंकि राष्ट्रपति तो अभी नहीं बने नहीं है। तो गैबोन की जो मुद्रा है उसका नाम है CFA, क्या नाम है, CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है और राजधानी इसकी लिब्रेविल्ले है। राजधानी क्या है इसकी, लिब्रेविल्ले। तो हमने आज कितने स्टैटिक क्वेश्चन पढ़े हैं, सारे क्वेश्चनों को एक साथ कवर करके उन सारी चीजों को जोड़कर हमने पढ़ा है। बहुत महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताए हैं। तो आज इतना ही देखते हैं, उसके बाद कल एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ हम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।